नमस्कार। टुडे यानी आज के अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा ये 2020, 2019 साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी, कृषि अधिकारी इत्यादि में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस टॉपिक से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उसके हल और विस्तृत व्याख्या को इसमें समझेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से यानी भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 2020, 2021 इसके साथ खंड शिक्षा अधिकारी और कृषि अधिकारी में पूछे गए यानी प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को के हल को विस्तृत व्याख्या से उसके हल को देखेंगे। तो इसमें 2020 में जो है इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो यह है 13 नंबर प्रश्न इसका है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी, तीसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और चौथा है जैव विविधता अधिनियम। इसका जो आंसर है वो सी है। सी मीन्स इसमें पहला जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी और लास्ट में जो है वो जैव विविधता अधिनियम है। कहने का आशय ये हुआ कि इसमें जो है सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में बनाया गया और प्रोजेक्ट हाथी जो है ये 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। तो यहाँ दिया है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। मतलब यह कि वन्यजीव संरक्षण जो है यह 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर को देखते हैं। बाघ प्रजाति की विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में लिया गया। अर्थात 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और अभी जो है 2022 की बाघ जनगणना जारी की गई अभी हाल ही में लेटेस्ट में। तो बाघ की जनगणना जो कराई जाती है वो प्रत्येक 4 साल पर कराई जाती है। इससे पहले जो बाघ जनगणना कराई गई थी प्रोजेक्ट टाइगर जो किया गया था वो 2018 में किया गया था और इसके बाद जो है 2022 में किया गया। तो 2018 की अपेक्षा इस वर्ष जो है 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात इस बार जो है 3100 प्लस बाघ भारत में हैं, जो कि पूरे विश्व के बाघ का जो है यह 75% जो है भारत में है। तो इससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो जो है करंट अफेयर्स की वीडियो में अपलोड की जा चुकी है। तो इसमें देखते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट हाथी के बारे में जो 1992 में शुरू की गई। तो इसमें है, हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,000 से 31,000 के मध्य में है। यह डाटा जो है पुराना डाटा है, वर्तमान में इसकी संख्या 31,000 प्लस हो गई है। कहने का आशय हुआ कि प्रोजेक्ट हाथी जो है यह फरवरी 1992 में शुरू की गई। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 को। तो इसमें जैव विविधता अधिनियम 2002 जो है यानी भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। यानी यह जो आपका है 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। तो इस हिसाब से देखें तो काल क्रमानुसार जो व्यवस्थित है, पहला तीसरा है यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, यह जो है 1972 में पारित किया गया। इसके बाद पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, इसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो इसमें जो है भारत का भू क्षेत्रफल संसार के कुल भू क्षेत्र का 2.4% है। यानी हम जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व यानी भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत से जो बड़े देशों की संख्या देखें तो 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का जो क्षेत्रफल है यानी भूभाग के रूप में तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% मात्र है। और जबकि भारत की आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद, यानी चाइना की आबादी जो है भारत से ज़्यादा है। इसके बाद इसमें देखें तो जो वन्यजीव संरक्षण यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा बनाए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, जंगली यानी भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियम किया गया, यद्यपि इसको लागू होने की तिथि जो है 25 अक्टूबर 1980 है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा बेसिन यानी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई। यानी इसमें यदि पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो वह उत्तराखंड के देहरादून जिले में, और इसकी स्थापना 1906 में की गई। इस प्रकार यह सबसे पुराना संस्थान है। वर्ष 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया।
इसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है, कई बार पीटी में पूछा गया है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है 17 नंबर, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से, यानी होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ से भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी देखें तो भारत में जो है चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया, तो इसकी पृष्ठभूमि देखें तो वर्ष 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर वन कटाई का विरोध किया था, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है गौरा देवी के नेतृत्व में। इसके बाद चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जो है यह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए। और अभी हमने देखा कि जो चिपको आंदोलन है उसके महत्वपूर्ण नेता जो है, चिपको आंदोलन ये जो है आज के जो उत्तराखंड है उसमें यह शुरू हुआ और यह 1972-73 की घटना है। इससे संबंधित जो नेता हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा एवं जो है चंडी प्रसाद भट्ट हैं। और इसमें जो है 1982 में इससे जुड़े चंडी प्रसाद भट्ट जो थे इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और इसमें देखें तो अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। यानी ये पूछता है कि अपना वन अपना धन योजना मतलब किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और ये योजना जो है 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ की गई। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 42 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला जयंत पटनायक, दूसरा ममता शर्मा, तीसरा डॉक्टर गिरिजा व्यास और चौथा डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी है। तो इनकी नियुक्ति का सही कालक्रमानुसार नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। तो इसमें जो आंसर है वो डी सही है। डी का मतलब पहले स्थान पर जो है जयंती पटनायक हैं, फिर इसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी है, फिर तीसरे नंबर पर तीसरा ही है डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं और जो लास्ट में है वो ममता शर्मा है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है 1992 में किया गया और गठन के बाद जो इसकी पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी वे जयंती पटनायक ही हैं और इनका कार्यकाल जो था 1992 से 1995 तक था। इसके बाद जो है इसमें जो दिया गया है नेक्स्ट देखें तो डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी ये जो है ये चौथी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और इनका कार्यकाल जो था 2002 से 2005 तक था। इसके बाद जो बनी है वह यानी डॉक्टर गिरिजा व्यास बनी हैं। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है ये छठवीं जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी और इनका जो कार्यकाल था वह 2008 से 2011 तक था। इसके बाद सातवीं जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं वह ममता शर्मा है और इनका कार्यकाल जो था 2011 से 2014 तक था। इस तरह देखें तो इसमें दिया गया विकल्प डी सही, यानी पहले जो है जयंती पटनायक है, फिर डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी है, फिर इसमें जो है डॉक्टर गिरिजा व्यास है, लास्ट में ममता शर्मा है। तो अब तक देखें तो भारत में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल मिलाकर के 10 जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बन चुकी हैं, जिसमें पहली जो जयंती पटनायक हैं और इनका कार्यकाल 1992 से 1995 था। दूसरी जो थी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी थी, तीसरी विभा पार्थ सारथी थी, चौथी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो इसमें दी गई हैं और पांचवीं डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं जो कि इसमें दी गई हैं। यानी डॉक्टर गिरिजा व्यास का कार्यकाल 2 बार रहा है, 5वीं और 6वीं 2 बार जो है डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। इसके बाद जो है 7वीं ममता शर्मा है और 8वीं जो है ललिता कुमार मंगलम बनी थी, 9वीं रेखा शर्मा बनी थी और वर्तमान में जो है दूसरे कार्यकाल के लिए रेखा शर्मा ही राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और यह जो है 10वीं यानी रेखा शर्मा जो 10वीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, वे 7 अगस्त 2021 से अब तक उनका कार्यकाल है, अर्थात 3 साल के लिए इनका कार्यकाल है। 7 अगस्त 2021 से शुरू हुआ इनका कार्यकाल। जबकि यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी देखें तो राज्य महिला आयोग जो है इसकी स्थापना यानी उत्तर प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग है इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वे बिमला बाथम हैं। और बिमला बाथम ने अपने कार्यकाल यानी पद की शपथ जो ली है वो 11 जुलाई 2022 से ली है, अर्थात इनका कार्यकाल जो है 11 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है बिमला बाथम का राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष यानी उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इस टॉपिक में संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? इसका आंसर जो इक्वाछु वंश के जो शासक हैं यानी इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं उनको पुराण में श्री पर्वती कहा गया है। इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो जो पुराणों की संख्या है कुल 18 है, पुराणों की संख्या जो है कुल 18 है और 18 पुराणों में 5 विषयों का वर्णन है, यानी 5 विषयों का वर्णन इसमें है। उसमें पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश
और चौथा है मनवंतर और पांचवा है वंशानुचरित। वंशानुचरित ये जो है वंशानुचरित जो है इसमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं, यानी इसी में जो है वह इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है और वो जिसको श्री पर्वती कहा गया है। और पुराणों की जो रचना है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उगस्रवा ने की थी। जबकि इसमें शकों के बारे में देखें तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत यानी विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद शकों का सबसे प्रतापी शासक जो है वह रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाद की अर्धशुष्क सुदर्शन झील यानी मौर्यों द्वारा निर्मित जो झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है वह गिगनार अभिलेख जारी किया। यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जो है गिगनार अभिलेख है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। जबकि इसमें जो खारवेल है, खारवेल जो है यह कलिंग का शासक था और इसका जो महत्वपूर्ण अभिलेख देखें तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। यानी जो खारवेल जो कलिंग का शासक था, इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। जबकि शकों में देखें तो रुद्रदामन को अभी हमने देखा कि जो सबसे प्रतापी शक जो शासक था उसके अभिलेख के बारे में देखें तो उसका जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख है, यह गुजरात में है और यह संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है। इसके बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें जो योजना है इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो इसमें है कौशल भारत अभियान के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही। इसमें है पहला है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की। ये सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना है। ये गलत है। सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित नहीं करना इसका उद्देश्य है, बल्कि यह जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKUY भारत सरकार की परिणाम आधारित फ्लैगशिप कौशल विकास स्कीम है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो यह केवल जो है युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना ये इसका उद्देश्य नहीं है। जबकि कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जो की है वो 15 जुलाई 2015 को की, यानी स्किल इंडिया अभियान के तहत किया गया। कौशल यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी इसका कहने का आशय है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया अभियान के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। यानी पहला जो सही है, दूसरा इसका गलत है। यानी इसके अंतर्गत कुछ और देखें तो इसमें यह है कि इस कौशल प्रमाणन एवं प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए योग्य बनाना एवं उत्साहित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण ले रहे हैं। PMKY 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण देगी। और इसमें देखें तो कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल ही में लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसमें कुछ और जानकारी देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को प्रथम विश्व युवा यानी जो मनाया गया 15 जुलाई 2015 को प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, यानी जो 15 जुलाई को था वह प्रथम विश्व युवा दिवस था, प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस था। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय कौशल दिवस मिशन का उद्घाटन किया गया। जबकि इस मिशन को कैबिनेट की मंजूरी 1 जुलाई 2015 को मिली थी और इस मिशन का लक्ष्य भारत में कौशल विकास के प्रयासों में गति लाना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें इसमें तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो यह वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। यह जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है केंद्र सरकार द्वारा यह शुरू किया गया, यह 2019 में शुरू किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें इसमें तो यदि है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर बी है प्रशासन प्रबंधन से। इसको देखते हैं तो इसमें है मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो है यह मार्ग निर्माण अधिकारी था, यानी प्रशासन प्रबंध यहाँ पर है तो यह मार्ग निर्माण अधिकारी था मेगस्थनीज के अनुसार। मेगस्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वह चाणक्य, इसका अन्य नाम कौटिल्य या विश्वगुप्त है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। और इसमें देखें तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी मौर्य काल में ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वाणी तीर्थ के बारे में देखें जो महत्वपूर्ण रूप से 18 हैं तो उसमें जो यहाँ संदर्भित उसको देखें। जैसा कि अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिसमें पहला जो है प्रधानमंत्री और पुरोहित हैं, दूसरा समाहर्ता, तीसरा
संदिग्धाता है समाहर्ता जो था, यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। और संदिग्धाता या राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति युद्ध का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसी प्रकार से ये 18 हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उसको देखते हैं तो इसमें 26 अध्यक्ष भी थे। तो 26 अध्यक्ष में जो माप तौल जिसके अंतर्गत था वह पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। यानी पौतवा अध्यक्ष जो था वह माप तौल का अधिकारी या अध्यक्ष था। इसमें जो मार्ग निर्माण है इसका जो अध्यक्ष है यानी व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष जो था वह संस्था अध्यक्ष कहलाता था। जबकि लक्षणाध्यक्ष जो था, यह छापे का अध्यक्ष, यह राज्य मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे। कहने का आशय हुआ कि अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। और अभी हमने देखा अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख था। तो कुछ हमने तीर्थों की भी चर्चा की और कुछ जो है अध्यक्षों की चर्चा यहाँ पर की। जबकि मौर्य वंश के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी इंपॉर्टेंट इसकी पहचान जो की है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। और जबकि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। और इसका संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। और यह जो इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और विशाखाकृत मुद्रा राक्षस यानी मुद्रा राक्षस की जो रचना की है, मुद्रा राक्षस की जो रचना की है वो विशाखादत्त ने की है। तो विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 258 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसको अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जबकि हमने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद जो है बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ अशोक द ग्रेट हुआ। यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखें तो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। जिसमें है जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा था, विश्व चौपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। नागार्जुन जो गुफा प्रदान की वह अशोक का पौत्र दशरथ ने आजीविकों को प्रदान किया। और अशोक की माता का नाम शुभ द्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमराइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अमराइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पैंथेलर ने की। इनकी संख्या 14 है। जबकि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्नीदेही है। इसी में लुम्बिनी की धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक गुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अमराइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। और इसमें कुछ मौर्य प्रांत हैं उसकी राजधानी को देखें तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की कौशली, दक्षिणापद की सुवर्णागिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र राजधानी थी। नेक्स्ट जो इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वीडियो के नेक्स्ट अंक में अगले भाग में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।